हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th की हिंदी की बुक रेशम का लेसन 14, जिसका नाम है अनोखी दावत। ये बड़ी प्यारी सी एक कहानी है, बड़ी मज़ेदार कहानी है। और इस कहानी में हम एक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही एम्बैरस करती है लेखक को। और इससे पहले इस लेसन को, कहानी को शुरू करने से पहले इसमें आए कुछ कठिन शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे किस्म दिया है इसमें। किस्म का अर्थ होता है प्रकार, प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला, लाभ का अर्थ होता है फायदा, कथाकार का अर्थ होता है कहानीकार, निमंत्रण का अर्थ होता है बुलावा, और बेखटके होता है बेधड़क, असमंजस होता है उहा भू। असमंजस की स्थिति होती है जब हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, मतलब असमंजस की स्थिति बन जाती है। हम ना तो सही निर्णय ले सकते हैं और ना ही फिर निर्णय लेने की शक्ति उस समय नहीं होती है असमंजस की स्थिति में। न्योता, निमंत्रण, सज्जन, अच्छे इंसान, निर्विकार, बिना विकार के। तो ये इस लेसन में आए थे कुछ कठिन शब्द। अब पढ़ लेते हैं इस कहानी को। दादाजी मनमोजी किस्म के आदमी थे। वह भुलक्कड़ भी अव्वल दर्जे के थे। अव्वल दर्जे मतलब बहुत ज्यादा भूलने वाले। ठीक है, भुलक्कड़ मतलब जिस इंसान को भूलने की बीमारी हो। मनमोजी मतलब जिसको बिना कोई चिंता नहीं हो। ठीक है, अपनी जिंदगी को बहुत ही मजे से जीने वाले मनमोजी। दादाजी मनमोजी किस्म के आदमी थे। वह भुलक्कड़ भी अव्वल दर्जे के थे। उनके मिलने जुलने वालों में एक था संजय। मतलब उनके जो बहुत सारे मिलने जुलने वाले थे उनमें से एक था संजय। वह उनके पास कभी कभी आता था। दादा उससे बहुत स्नेह रखते थे, मतलब जो संजय था उससे वो बहुत स्नेह रखते थे, बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह संजय से बोले, तुम जब भी आते हो बिना खाए पिए चले जाते हो। अगले रविवार को तुम्हारा दोपहर का खाना मेरे घर पर है। तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अब दादाजी जो है संजय से कहते हैं कि तुम जब भी आते हो जल्दी में आते हो और बिना खाए पिए यहाँ से चले जाते हो। अगले रविवार को तुम्हारा दोपहर का खाना मतलब लंच जो है वो हमारे घर पर है, और तुम्हें आने में कोई परेशानी तो नहीं है कि कोई समस्या हो आने में। अब देखिए संजय जी क्या करते हैं, देख लेते हैं। संजय ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, मतलब उनका जो बुलावा था, वो बुला रहे थे उनको। ठीक, उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। इसके अलावा परेशानी कैसी, वो कहते हैं कि परेशानी कैसी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। इतना कहकर संजय वहां से चला गया। रविवार का दिन आया। संजय दोपहर से कुछ पहले दादाजी के घर पहुंच गया। उसे आशा थी कि दादाजी उसे देखते ही उत्साह उत्साह के साथ स्वागत करेंगे, खाना पीना चलेगा और मौज मस्ती रहेगी। देखिए संजय जो था वो संडे जो होता है, रविवार जो होता है, उससे थोड़े सा पहले वो वहां पर पहुंच जाता है। और उसको लगता है कि दादाजी उसको देख करके मतलब एक तरीके से उत्साह से बहुत खुश हो जाएंगे और उसका स्वागत करेंगे और खाना पीना चलेगा और फिर मौज मस्ती करेंगे। संजय बैठक में घुसा। दादा सामने ही बैठे दिखाई दिए। वह तंबाकू के कश लगा रहे थे। संजय ने मन ही मन सोचा, आज दादाजी अच्छे मूड में दिखाई देते हैं, खाने पीने के साथ साथ साहित्य चर्चा का सुख लाभ भी रहेगा, सुख लाभ भी होगा। यह सोचते सोचते संजय ने दादा को नमस्कार किया। देखिए अब संजय वहां पर आ तो गए ही थे, वो बैठक में दादाजी बैठे हुए थे, वो वहां पर आ गए, बैठक में घुस गए। और फिर उन्होंने दादाजी को देखा तो उनको लगा कि जो दादाजी हैं वो बहुत ही अच्छे मूड में हैं। और मतलब खाने पीने के साथ साथ हम फिर साहित्य चर्चा करेंगे। साहित्य चर्चा मतलब जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं आपकी कविताएं हैं या फिर इससे रिलेटेड, साहित्य से रिलेटेड कोई डिस्कशन होगा। ठीक, अब उन्होंने जो है दादाजी को नमस्कार किया आकर के। फिर क्या हुआ, उसे देखते ही दादाजी बोले, आओ संजय आओ। इस भरी दोपहरी में अचानक कैसे आना हुआ भाई? अब देखिए दादाजी क्या कहते हैं उनसे कि ऐसी दोपहरी में, दोपहर हो रही है, आप मतलब इस दोपहरी में अचानक से कैसे आ गए? मुझसे कोई खास काम तो नहीं है। संजय ने भेद भरी निगाहों से दादाजी के चेहरे की नाप जोंक देखी, नाप जोंक की। उसे पढ़ना चाहा पर उसे उनका चेहरा निर्विकार लगा। संजय ने सोचा, तो क्या सचमुच दादाजी मुझे भोजन का निमंत्रण देकर भूल गए?
अब देखिए दादाजी क्या हो, संजय को देख करके वो एकदम अचानक मतलब अचंभित से हो जाते हैं, आश्चर्य में हो जाते हैं कि इस भरी दोपहरी में वो मतलब यहाँ पर कैसे आ गया। वो उससे पूछ बैठते हैं कि मुझसे कुछ खास काम तो नहीं है। अब संजय जो था, क्योंकि दादाजी ने तो उसको खाने पर बुलाया था, अब वो उनको भेद भरी मतलब एक तरीके से उसको दादाजी को एक अजीब सी नजर से देखता है, भेद भरी नजरों से देखता है, और उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है। क्या मतलब उन कोई बीमार तो नहीं है, वो कहीं बीमार है हो, इस तरीके से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल निर्विकार था, उस पर कोई विकार नहीं थे, कोई चिंता की झलक नहीं थी। अब संजय को आभास हुआ क्या जो दादाजी हैं वो मुझे वास्तव में यहाँ पर निमंत्रण देकर भूल गए हैं। वो सोचने लगे इस बात को, उनको आभास आभास होने लगा। संजय के मन के दूसरे कोने से एक प्रतिशोध का स्वर उठा। संजय जो था वो मतलब बदले की भावना होती है, प्रतिशोध अभी मैंने वर्ड मीनिंग में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। क्या उन्हें एक भद्र पुरुष को न्योता देकर इस तरह भूल जाना चाहिए था? वो सोचने लगा कि क्या मतलब उनको, जो दादाजी थे, उनको इस तरीके से किसी को खाने पर बुला करके भूल जाना चाहिए था। अरे मैं तो सुबह से बड़ा व्यस्त रहा, ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाया, समय ही नहीं मिला, सोचा था खाना तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा है। क्या मैं इनको न्योते की बात याद दिला दूं? अब जो संजय है वो सोचता है कि मैं तो सुबह से पूरे दिन काम करता रहा, व्यस्त रहा पूरे दिन, सुबह से खाना भी ठीक से नहीं खाया, सुबह का नाश्ता, और दोपहर को मैंने सोचा, मतलब संजय ने सोचा कि खाना तो, दोपहर का खाना तो ठीक से मिल ही जाएगा। अब उसको यहाँ पर भी थोड़ा गड़बड़ लगी, और वो सोचने लगता है कि क्या मैं खाने की बात दादाजी को याद दिला दूं। फिर मन के भीतर से ही एक स्वर उठा, अरे इस तरह स्वयं याद कराना तो अशिष्टता हो गई, मतलब अच्छी बात नहीं है हम किसी को खाने के लिए याद दिलाएं कि आपने मुझे खाने पर बुलाया था, और इस तरीके से अगर हम याद दिलाएं तो अच्छी बात नहीं है। उसको ऐसा लगा, अच्छा हो कोई बहाना करके वापस लौट चलूं। संजय इसी उहा-पुह में पड़ा हुआ था कि अचानक दादाजी बोले, भाई अब तुम आ गए हो तो अच्छा ही हुआ, मेरे साथ एक पिकनिक पर चलो, कंपनी बाग में ही हो रही है। मतलब कंपनी, एक पिकनिक जो है कंपनी बाग में ही हो रही है, और आयोजनकर्ता महोदय ने कहा है कि जितने लोगों को चाहो ले आओ। अब तक मैं असमंजस में पड़ा था कि जाऊं या नहीं, संयोग से तुम भी आ गए हो, तो चलो चले चलो। तो देखिए क्या होता है, अब जैसे ही वो, जो संजय था वो असमंजस की स्थिति में था कि मैं कोई बहाना करके यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही वो ऐसे सोचता है तभी दादाजी उसको कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ तुम आ गए हो, और कंपनी की एक मतलब पिकनिक है, हम मेरे साथ वहां पर पिकनिक चलो, कंपनी बाग में ही हो रही है, और वो जो पिकनिक है, और जो आयोजन करता है मतलब जिन्होंने भी पिकनिक का आयोजन किया है, उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों को लेकर आना चाहो उतनों को ला सकते हो। अब जो दादाजी थे वो कहते हैं कि मैं अभी तक असमंजस में था कि जाऊं या ना जाऊं, ये वाली स्थिति थी असमंजस की, लेकिन तुम अगर आ गए हो तो चलो साथ ही चलते हैं दोनों। अब दादाजी उससे संजय से कंपनी बाग में चलने की बात करते हैं एक पिकनिक पर। संजय मन ही मन दादा पर कुढ़ रहा था, मतलब वो उनको बहुत ज्यादा एक तरीके से अंतर से परेशान हो रहा था, उनको उन पर कुढ़ रहा था। पर कंपनी बाग में होने वाली दावत का प्रस्ताव सुनकर उसे कुछ राहत महसूस हुई, मतलब जैसे ही उसने कम पिकनिक की बात सुनी या दावत की बात सुनी तो उसको कुछ अच्छा सा लगा, राहत सी महसूस हुई। फिर भी उसने ऊपरी मन से कहा, दादा आप देख लीजिए, बिना बुलाए जाना जा धमकना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब उसने दादाजी से कहा, क्योंकि उसके पास तो निमंत्रण नहीं था कंपनी से, तो उसने दादाजी से कहा कि अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो अच्छा नहीं है, बिना बुलाए किसी मतलब इस तरीके से कहीं पर जाना अच्छी बात नहीं होती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस पर दादाजी ने टोकते हुए कहा, तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम्हें और किसी बात से मतलब नहीं। दादाजी ने उससे कहा कि तुम तो मेरे साथ जा रहे हो, तुम्हें बाकी बातों से क्या मतलब है, मेरे साथ चलो, प्रॉब्लम क्या है। यह कहकर दादाजी यह कहकर दादा दावत के लिए घर से निकल पड़े। आगे आगे वह थे, पीछे पीछे संजय, जैसे राम के पीछे लक्ष्मण हो। कड़कती दोपहर का समय, दोनों बाग में पहुंचे। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, कहीं दावत देखने देने वालों का पता नहीं चला। मतलब उन्होंने जब वहां, जहां पर पिकनिक का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर पिकनिक रखा गया था, वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां पर उनको दूर से दूर तक भी कोई भी नजर नहीं आया, कोई दावत नहीं थी, ना कोई टेंट था, ना कोई खाने पीने का साज
सामान था दिखाई दे रहा था। दादाजी बोले, न्योता देने वाले किधर रह गए संजय? अब दादाजी मतलब इस स्थिति को देखकर, जब उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, ना टेंट था वहां पर, ना खाने पीने का सामान था, तो वो संजय से पूछ बैठे थे कि न्योता देने वाले जिन्होंने हमें बुलाया था वो आखिर कहाँ रह गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि होटल से बना बनाया खाना ला रहे हो? वो सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कभी होटल से ही खाना ला रहे हो बना बनाया। अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ी देर उस दुकान पर बैठकर चाय पीते हैं, तब तक वे भी आ जाएंगे। आज 1 अप्रैल तो है ही। आज 1 अप्रैल तो है ही नहीं जो हमें उल्लू बनाएंगे। अब दादाजी कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आज 1 अप्रैल है कि हमें न्योता दे करके इस तरीके से बेवकूफ बनाए, उल्लू बनाए। ठीक, इनकी थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, सामने जो दुकान है वहां पर बैठ करके चाय पी लेते हैं। दादा के पीछे पीछे संजय दुकान में जा बैठा। वह अनमना हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। सच तो यह था कि उसका एक तो भूख से बुरा हाल हो रहा था, दूसरे परिस्थितियों की इस प्रतिकूलता पर वह मन ही मन कुढ़ रहा था। ऊपर से दादाजी जो हौसला अफजाई कर रहे थे, वह उसे यह सब बुरा लग रहा था। देखिए तो कितना बुरा हाल था उसका। एक तो उसको भूख लगी हुई थी, दूसरा जब खाने दावत की बात थी, पिकनिक पर जाने की बात थी, वहां पर दावत की बात थी, तो वहां पर भी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इससे जो संजय था उसका बहुत बुरा हाल हो रहा था, और ऊपर से जो दादाजी थे उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे, उसको ये भी बहुत बुरा लग रहा था। दादा ने संजय के चेहरे पर परेशानी की झलक देखते हुए कहा, घबराने की क्या बात है? वे लोग इसी रास्ते कंपनी बाग में आएंगे। वे आते ही हमें यहाँ देख लेंगे। तुम धीरे धीरे चाय पियो। आज हम उनके मेहमान हैं, चाय के पैसे वही लोग चुका देंगे। वे लोग बड़े सज्जन हैं। अब जो दादाजी हैं वो कंपनी वाले लोगों के बारे में, कंपनी बाग के जो लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। उसको दिलासा देते हैं संजय को कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, कंपनी वाले इसी रास्ते से यहाँ पर आएंगे, बाग में जाएंगे, मतलब पिकनिक पर जाएंगे, और वो हमें यहाँ पर देख लेंगे, तो वो चाय के पीस पैसे भी खुद ही दे देंगे। आप चाय को धीरे धीरे पियो। इस तरीके से दादाजी उसका हौसला बढ़ाते हैं। संजय ने इतना भर कहा, दादाजी धीरे धीरे पीने से चाय ठंडी हो जाएगी, मैं तो ऐसे नहीं पी सकूंगा। संजय ने एक बात उनसे बोल दी कि धीरे धीरे अगर हम चाय को पियेंगे तो वो तो ठंडी हो जाएगी, और मेरे बस की ठंडी चाय पीनी नहीं है। एक कप चाय खत्म हुई, फिर दूसरा कप, फिर तीसरा कप खाली हुआ, पर दावत देने वालों का कहीं नामो निशान भी नहीं दिखाई दिया। विवश होकर दादा जेब में से कुछ टटोलते हुए बोले, अरे निमंत्रण पत्र तो मेरे पास है, उसमें पता भी यही लिखा हुआ है। यह कहकर दादा ने निमंत्रण पत्र निकालकर पढ़ते हुए कहा, अरे भाई बड़ी भारी गलती हो गई। दावत का निमंत्रण पत्र तो इस रविवार का नहीं, अगले रविवार का था। अब देखिए बाबा जी की भुलक्कड़ की कहानी। बाबा जी दादाजी ले आए थे संजय को पिकनिक मनाने के लिए, दावत के लिए, और चाय के कप खाली किए जा रहे थे दुकान में बैठ करके। और जब बहुत देर हो गई और पिकनिक का कहीं कोई नाम निशान नहीं रहा, तो दादाजी ने क्या किया, निमंत्रण पत्र निकाला। उसमें पहले देखा एड्रेस क्या है, पता क्या है, तो पता तो ठीक था, लेकिन जो दिनांक थी, जो मतलब जिस दिन पिकनिक होने वाला था, निमंत्रण पत्र की जो तारीख थी वो रविवार की ही थी, लेकिन वो इस रविवार की नहीं थी जिस दिन वो अधमके थे वहां पर, वो थी अगले रविवार की। ये कहते कहते उन्होंने निमंत्रण पत्र संजय के हाथ में दे दिया। संजय ने पत्र पढ़ा, फिर हंसते हुए बोला, आज यह आपकी पहली नहीं दूसरी भूल है। अब संजय ने उनसे कहा कि ये तो मतलब एक तो भूल आपने ये की है, गलत समय पर यहाँ पर ले आए हो, ये आपकी आज पहली भूल नहीं है, ये दूसरी भूल है। अब दादाजी ने चौंकते हुए पूछा, वह कैसे? संजय बोला, आपने मुझे आज दोपहर के भोजन के लिए निमंत्रण दिया था, उसे आप भूल गए। अब संजय ने उसको अपने मतलब भोजन के निमंत्रण वाली बात याद दिलाई। दादा ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, हाँ अब याद तो मुझे भी आ रहा है, सचमुच आज मुझसे यह भूल हो गई। पर भाई यह बात बताओ, तुमने घर पर मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? तुम कोई पराये थोड़ी हो। अब दादाजी क्या कहते हैं, जब उनसे भूल हो गई कि तुमने मुझे घर पर ही क्यों नहीं याद दिलाया, तुम कोई पराये थोड़ी हो, तुम मुझे वहां पर याद दिला देते। संजय ने उत्तर दिया, मैंने सोचा
जब एक दूसरा निमंत्रण मिल गया है तो पुरानी बात उठाने से क्या लाभ, कि मतलब जब पिकनिक का निमंत्रण मिल गया था तो मैं खाने की बात क्या ही याद दिलाऊं। अच्छा अब बात अच्छा अब बात को रहने दीजिए, कहीं अच्छी सी दुकान पर चलिए, भूख से बुरा हाल हो रहा है। संजय ने कहा कि अब जो है बातों बातों को छोड़ो, जो भी बात हो गई है छोड़ो, जो भी हुआ है अब एक अच्छी सी दुकान पर चलो, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही थी उसको, उसने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था ठीक से। कि वो कहता है दादी जी से कि किसी अच्छी सी दुकान पर चलो और बैठ करके खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों ने एक अच्छे से होटल पर जाकर भरपेट खाना खाया। खाना खाकर होटल से बाहर आते हुए दादा ने आग्रह भरे स्वर में कहा, अच्छा संजय, अब अगले रविवार को मैं तुम्हारी अपने घर में दावत करूंगा, तुम आना ना भूलना। अब देखिए दोबारा से जो दादाजी हैं वो संजय को फिर से इनवाइट कर देते हैं, दावत दे देते हैं अगले संडे की। अब देखिए संजय का क्या जवाब होता है। संजय ने टोकते हुए कहा, मैं तो इस रविवार को भी आना नहीं भूला। मतलब दादाजी से ने कहा कि मैं तो इस वाले रविवार को भी आ गया, मैं तो इस रविवार को भी आना नहीं भूला। भूल तो आप करते हैं। अब फिर अगले रविवार को आप मुझे घर पर दावत दे रहे हैं, क्या आपको उस दिन कंपनी बाग वाली दावत पर नहीं जाना है? दादाजी बोले, आज कंपनी बाग में क्या कम टहला हूँ कि फिर वहां जाऊंगा, तुम अगले रविवार को बेखटके चले आना। दादाजी उसको कहते हैं कि तुम अगले रविवार को बेधड़क आ जाना, मैं इस बार जो है कंपनी बाग में बहुत घूम लिया हूँ, अगली बार मैं नहीं आऊंगा। ऐसे मनमोजी और भुलक्कड़ इंसान थे बंगला साहित्य के अमर कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मतलब ये जो कहानी है ये किसकी है, एक कहानीकार की है जिनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बंगला साहित्य के ये अमर कथाकार हैं, कहानीकार हैं। सभी उन्हें प्रेम से या स्नेह से या आदर से सरद्दा कहते थे। देखिए कितनी प्यारी सी ये कहानी है। भुलक्कड़ भुलक्कड़ बीमारी के बारे में है ये। दादाजी दावत दे करके संजय को भूल जाते हैं कि उन्होंने दावत पर बुलाया था, और उसके बाद कंपनी बाग का निमंत्रण भी वो भूल जाते हैं कि कौन से दिन था। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। संजय ने भेद भरी डैश से दादाजी के चेहरे की नापझोंक की। इसको आप कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करेंगे, नंबर 1 करके उसका आंसर लिखेंगे। नंबर 2 है, अरे इस तरह स्वयं याद कराना तो डैश होगी, आप इसका नंबर 2 डालेंगे तब इसका आंसर देंगे। सभी उन्हें स्नेह और आदर से डैश कहते थे। अब इसका भी आंसर आप इसी तरीके से देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें क्योंकि ऐसी वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।